1887th episode of Nagpur's most happening Facebook live show. शो का नाम राज की बात हेल्थ के साथ. रियली वांट टू थैंक ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल, नागपुर का हॉस्पिटल एक कोशिश कर रहा है. ये इनिशिएटिव जो है वो ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल का ये है कि इससे एक तो बीमारियां या तकलीफें लोगों तक या डिजीजेज लोगों तक उसका अवेयरनेस हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी हो कि उसका उपचार किस तरह से किया जाता है, उससे प्रिवेंट किस तरह से किया जा सकता है ना. आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं ये विषय ना ही सिर्फ उम्र दराज लोग यानी कि 40 प्लस जो लोग हैं उनमें देखा जा रहा है, लेकिन बहुत सडनली ये युवाओं में भी देखा जा रहा है. Acne is not just a problem which is coming with age, but this problem is also coming with lifestyle. बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सेंट्रल इंडिया का जाना माना नाम इन डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट. प्लीज वेलकम माय गेस्ट टुडे डॉक्टर श्रद्धा महल्ले मैम. मैम नमस्कार. नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में. मैम, सबसे पहले ये कि हमें इस पूरी की पूरी तकलीफ को किस तरह से देखना चाहिए, एक्ने को समझना या पिंपल्स को समझना किस तरीके से चाहिए? करेक्ट. एक्ने दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम वी कैन सी, और दिस इज टीनेज प्रॉब्लम. हम बोलते हैं कि एक जवानी की निशानी है जी, है ना. तो इसे समझना भी चाहिए क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है सबको कभी ना कभी होता ही है. ऐसा कोई नहीं है कि कोई छूट जाता है कि मुझे पिंपल्स नहीं आए, बिकॉज इट इज हार्मोन रिलेटेड, इट इज रिलेटेड टू प्यूबर्टी, समटाइम इट इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी सडन चेंज इन वेदर, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा पसीना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, और समटाइम इट इज रिलेटेड टू इनटेक ऑफ सर्टन मेडिसिन लाइक स्टेरॉइड और ये सारी चीजें. तो इसे समझना उतना ही जरूरी है सो दैट वी कैन प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ एक्ने. तो सिर्फ जैसे आपने कहा कि जवानी का लक्षण है, तो जैसे ही कोई युवा को एक पिंपल आता है, पहले लोग मिठाई बांटना शुरू करते हैं कि लड़का जवान हो गया या लड़की जवान हो गई. तो ये बात सही है, लेकिन पिंपल्स या फिर एक्ने, इसको ये तो आपने समझा दिया, लेकिन क्या ये खून खराब होना की एक सबसे बड़ा लक्षण यही होता है? नहीं, दिस इज वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट कि पिंपल्स जो है ये खून खराब होने के कारण होते हैं. ऐसा नहीं होता. पिंपल और एक्ने या फिर मुहासे बेसिकली इट इज अ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ पाइलोसिबेशियस यूनिट. तो ये पाइलोसिबेशियस यूनिट क्या है? बेसिकली हमारा जो हेयर रूट होता है, रूट के साथ जो है एक सिबेशियस ग्लैंड जो कि ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है. जब ये ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड ऑयल सिक्रीट करके वो हेयर रूट के थ्रू ऑयल हमारे स्किन तक आता है, जिसके कारण हमारा जो स्किन का मॉइस्चर है वो मेंटेन होता है. जब ये जिस पोर के थ्रू आता है, हम उसे पोर्स बोलते हैं, ओपन पोर्स, या फिर आपने ये नाम सुना होगा. तो जो पोर में अगर हाइपर सिक्रीशन ऑफ सीबम होता है, ऑयल ज्यादा सिक्रीट होने लगता है, तो वो पोर कहीं ना कहीं तो भी ब्लॉक हो जाता है जी. फिर ब्लॉक होने के कारण धीरे धीरे वहां पे इन्फेक्शन होने लगता है. आपको व्हाइट हेड्स दिखेंगे. जब ये सीबम एक्सपोज्ड होता है, एयर के कांटेक्ट में जब आता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो फिर वहाँ पे ब्लैक डॉट दिखेगा जिसे हम ब्लैक हेड कहते हैं. फिर वहां पे धीरे धीरे बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं क्योंकि वो सीबम के ऊपर वो बैक्टीरिया जो है वो ग्रो होते हैं. उसका नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्ने. तो उसके बाद में पेप्यूल बनता है, यानी एक रेड डॉट आपको दिखेगा. फिर धीरे धीरे हमारा बॉडी का इम्यून मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है. व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो वहां पे अटैक कर देते हैं, फाइटिंग मैकेनिज्म शुरू होता है. तो फिर वहां पे पस एज अ बाई प्रोडक्ट बनने लगता है. जब पस बनेगा तो हम उसे पुस्ट्यूल बोलते हैं, बिकॉज इट इज पस फिल्ड लीजन. उसके बाद में सिस्ट बनते हैं, नोड्यूल्स बनते हैं. तो ये सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है. पर मैम, कौन से बॉडी पार्ट्स में पिंपल्स हो सकता है? जहाँ पे ये जो सिबेशियस ग्लैंड ज्यादा होते हैं वहां पे पिंपल्स होते हैं. तो फेस इज मोस्ट कॉमन साइड. फेस में भी आप देखेंगे तो फोरहेड पे है ना, जो लोग ज्यादा ऑयल लगाते हैं जी, है ना. तो मेल पेशेंट में आप देखेंगे तो फोरहेड एरिया में पिंपल्स ज्यादा आते हैं. फीमेल्स में चिन एरिया, जॉ लाइन एरिया, वहां पे पिंपल्स ज्यादा आते हैं. जो ज्यादा जिम करते हैं स्वेटिंग के कारण बैक एक्ने उनको कॉमन है. चेस्ट पे भी पिंपल्स हो सकते हैं, शोल्डर पे भी पिंपल्स हो सकते हैं. तो ये दीज आर दी कॉमन साइट्स. बट मैम, पिंपल्स के भी टाइप्स होते होंगे ना? हाँ, पिंपल्स के भी टाइप्स होते हैं. जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि पिंपल्स कैसे फॉर्म होता है ना. तो उसमें भी 2 प्रकार में हम उसका विभाजन करते हैं. जैसे
नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने एंड इन्फ्लेमेटरी एक्ने। नॉन इन्फ्लेमेटरी यानी आपके जो व्हाइट हेड्स हो गए, जी, ब्लैक हेड हो गए, दीज कम्स अंडर नॉन इन्फ्लेमेटरी। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ज्यादा नहीं होता, वहाँ पे इन्फेक्शन ज्यादा ग्रो नहीं होता, जी, है ना। तो ये नॉन इन्फ्लेमेटरी हो गए, इट कम्स अंडर द माइल्ड कैटेगरी ऑफ एक्ने, ठीक है। फिर मॉडरेट टू सीवियर में आपके इन्फ्लेमेटरी एक्ने आते हैं, जिसमें पैप्यूल बनता है, फिर पस भर के पुस्टूल बनता है, फिर सिस्ट, नोड्यूल्स, ये सारी चीजें हैं। तो ये सीवियर कैटेगरी में हम उसे डिवाइड करते हैं। और डिवीजन क्यों जरूरी होता है? फॉर द ट्रीटमेंट पार्ट, जी, कि आपका ट्रीटमेंट कैसे होगा। दैट्स व्हाई वी शुड नो द टाइप ऑफ एक्ने एंड हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट इट अकॉर्डिंग टू द टाइप। मैम जनरली जब पहले बिल्कुल यंग टीनेजर्स को जब पिंपल्स आते हैं तो मम्मी बोलती है हल्का दूध लगा ले, मलाई लगा ले, या फिर कभी कभी कहती है कोलगेट लगा ले। तो मैम क्या ये घरेलू ट्रीटमेंट चलते हैं या फिर इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है मैम? ये आपने एकदम सही क्वेश्चन पूछा है। देखिए, मैं बताने वाली थी कि ये सारी चीजें हमारे घर के नुस्खे जो होते हैं बहुत बार इस्तेमाल करने के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हुए मैंने देखे हैं, है ना। अभी आपने जो बोला है कि दही, मलाई, ये सारी चीजें अगर आप फेस पे लगा रहे हैं तो ये पिंपल का कॉज क्या है? ऑयल, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ऑयल के कारण हो रहा है। अगर हम वही ऑयल आपके फेस पे आप लगा रहे हैं, मलाई लगा रहे हैं, वापस से पोर बंद हो जाएगा, वापस से इन्फेक्शन ग्रो होने लगेगा उसके ऊपर, तो ये अप्लाई नहीं करना चाहिए। अभी आपने बोला टूथपेस्ट, देखिए टूथपेस्ट जो होता है उसमें ट्राइक्लोजैन करके एक एंटीबैक्टीरियल पहले के इसमें रहता था, नाउअडेज इट इज बैन। तो वो कोलगेट या फिर ऐसे पेस्ट में आजकल नहीं रहता है। तो अगर आप टूथपेस्ट फेस पे लगाते हैं तो इट कैन इरिटेट योर स्किन, it can lead to more inflammation. So I always tell patient don't use such type of treatment, don't use such home remedies. जी, बट मैम व्हाट अबाउट द ऑनलाइन रेमेडीज मैम? आजकल लोग ऑनलाइन देखकर खुद डॉक्टर बन जाते हैं। हाँ, बहुत बार तो मैं पेशेंट्स को, जो भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैं सबसे पहले पूछती हूँ कि आपने क्या लगाया है। तो आंसर यही से शुरू होता है, मैडम मैं गुलाब जल लगा रही थी, मैं चंदन लगा रही थी, मैं बेसन लगा रही थी। तो आप मुझे बताएंगे ये सारी चीजें जो है उसकी सच में जरूरत है? मान लीजिए आप बेसन लगा रहे हैं, वापस से पोर को ब्लॉक कर रहे हैं आप, है ना। तो इन सारी चीजों से आपके पिंपल्स ना ही कम होने वाले हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज, है ना। आप कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे दिया हुआ, उसमें वो बताएंगे ये लगाओ वो लगाओ, पर वो डॉक्टर है क्या? यू कैन फॉलो अ डॉक्टर एडवाइस, डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस, बिकॉज dermatologist is the only one who can judge your skin and according to that he or she can plan out a treatment for acne basically, because we have to find out the root cause. क्या है? hormonal problem है क्या? It is just related to your pubertal changes, or it is related to some medicines, or it is related to some other thing like environmental factors. So we have to find out the main root cause for that, and according to that we have to treat the disease. मैम इसकी पूरी की पूरी जो ट्रीटमेंट है वो आप कैसे करते हैं? एक तो ये, दूसरा ये कि इसका वक्त जो है लगता है वो कितना लगता है? देखिए, ट्रीटमेंट जो होता है वो डिपेंड करेगा आपको कितने दिनों से ये पिंपल्स हो रहे हैं, आप मेरे पास कौन से स्टेज में आ रहे हैं। मान लीजिए पेशेंट आ रहा है, उसको जस्ट माइल्ड एक्ने है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स है, तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मान लीजिए मॉडरेट टू सीवियर एक्ने है, देन आई हैव टू स्टार्ट मेडिसिन, ओरल टैबलेट्स लेने पड़ेंगे, क्रीम्स लगाने पड़ेंगे पेशेंट्स को। हो सकता है कुछ ट्रीटमेंट भी मैं एडवाइस करूं थोड़ा जल्दी ठीक होने करने के लिए, क्योंकि पहले के जमाने में जो डर्मेटोलॉजी था इतना इवॉल्व नहीं था साइंस। अभी आप देखेंगे डर्मेटोलॉजी इज नाउ एसोसिएटेड विद कॉस्मेटोलॉजी आल्सो। तो हमें अगर है कि जल्दी पेशेंट को ठीक करवाना है, देन वी सजेस्ट सम अदर ट्रीटमेंट्स, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जिसमें हम पील इंक्लूड करते हैं, लेजर्स हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट करके हम उसे ठीक कर सकते हैं, पर यस इट डिपेंड ऑन दी स्टेज ऑफ योर एक्ने। और मैम कितने दिन लगता है? यही मैं वही ये अच्छा, वो भी हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, हिस्ट्री पे डिपेंड करेगा। पर यस, आप अर्ली स्टेज में आ रहे हैं तो जल्दी ठीक हो जाएगा, ऑलमोस्ट लेस देन 1 मंथ में। अगर ज्यादा दिनों से पिंपल्स है तो इट विल टेक अ टाइम, हो सकता है 3 महीना लगे, 6 महीना लगे, पर विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, वी कैन ट्रीट इट अर्ली। 2-3 महीने में ही वी कैन treat all the acne. Ma'am, a lot of people do get into this confusion
कि डैंड्रफ और पिंपल का कोई रिश्ता है? आर देयर रिलेटिव्स? यस कि पड़ोसी है कि दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं? पड़ोसी पड़ोसी अगेन यस वी कैन से पड़ोसी भी बोल सकते हैं. देन ट्रिगरिंग फैक्टर इज सेम. जैसे मेरे पास पेशेंट आया तो मैं पूछती हूँ आपको डैंड्रफ है क्या? आई यूजुअली आस्क द हिस्ट्री, है ना, कि क्यों हो रहा है. तो पेशेंट बहुत बार बोलता है हाँ मुझे डैंड्रफ भी है. सो देयर आर 2 अदर रीजंस फॉर दैट. एक तो है कि डैंड्रफ जिसको हम बोलते हैं सीबोरिक डर्मेटाइटिस, इट इज एसोसिएटेड विद अगेन हाइपर सिक्रीशन ऑफ द सीबम व्हिच इज रिलेटेड टू हाइपर एंड्रोजेनिज्म. हाइपर एंड्रोजेनिज्म यानी मोर सेक्स हार्मोन्स हम जिसे बोलते हैं एंड्रोजेंस, है ना. तो ज्यादा एंड्रोजेंस रहेंगे तो हाइपर सिक्रीशन होगा सीबम, सीबोरिक डर्मेटाइटिस यानी डैंड्रफ होगा जी. और उसी के साथ ही साथ हमें एक्ने भी आएंगे. सो बोथ आर रिलेटेड बिकॉज ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म. सेकेंड थिंग, डैंड्रफ में जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो रहा है वो सीबम में वापस से एक फंगल इन्फेक्शन ग्रो होता है जिसका नाम है मलेसीजिया फरफर. तो ये जो इन्फेक्शन है ये आपका डैंड्रफ और बढ़ाएगा एंड अगेन इट विल बी अ रीजन फॉर योर एक्ने ऑन द बैक. सो बैक एक्ने आर यूजुअली एसोसिएटेड विद द डैंड्रफ. सो वी विल टेल पेशेंट दैट यस हेयर वॉश प्रॉपर्ली करो तो पिंपल्स कम हो जाएंगे जी. सो उसका एक रिलेशन है. मैम क्या वेट बढ़ने से भी पिंपल्स होता है? हाँ, वेट बढ़ने से भी पिंपल्स होते हैं. इसमें भी देखो हाइपर एंड्रोजेनिज्म प्लेज अ रोल. जैसे आप अगर देखते हैं कि हार्मोनल एक्ने जिसमें आप देखेंगे पीसीओडी फीमेल्स में इट इज वेरी कॉमन नाउअडेज बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग लाइफस्टाइल हैबिट्स, है ना. तो पीसीओडी में आप देखेंगे हाइपर एंड्रोजेनिज्म होगा, ओवर सिक्रीशन ऑफ सीबम होगा, ऑयलीनेस बढ़ेगा, पिंपल्स बढ़ेंगे. तो ये वेट के कारण हो गया. तो वेट कैसे रोल प्ले कर रहा है? वेट बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? आपके एडिपोज टिश्यूज बढ़ रहे हैं. एडिपोज टिश्यूज कन्वर्ट कर रहे हैं मेल हार्मोन्स में और ये मेल हार्मोन्स जो है वही सीबम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं. तो उसके कारण पिंपल्स हो रहे हैं. तो अगेन इट इज रिलेटेड. देन सेकेंड थिंग, समटाइम वेट बढ़ क्यों रहा है? देयर मे बी सर्टेन अदर रीजंस लाइक स्टेरॉइड्स आपने ले लिए हैं. स्टेरॉइड से वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो पिंपल्स बढ़ेंगे क्योंकि स्टेरॉइड के कारण भी पिंपल्स आते हैं. ठीक है. थर्ड रीजन इज इफ यू सी जो जिम में जाते हैं उसमें भी वो कुछ वे प्रोटीन्स एंड उनके जो प्रोटीन्स रहते हैं जिसमें सम टाइम इट कंटेन्स एनाबॉलिक स्टेरॉइड. तो अगेन इट कैन लीड टू एक्ने फॉर्मेशन. तो ये सारी चीजें हैं. बट यस ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विद एक्ने. उनका एसोसिएशन है. मैम मैंने जो आपके बारे में जाना है वो ये भी जाना है कि आप देयर इज अ लॉट ऑफ काउंसलिंग बिहाइंड योर एक्ने ट्रीटमेंट. जो आप एक्ने ट्रीटमेंट करती हैं उसके पीछे काउंसलिंग भी एक बहुत बड़ा मेथड है. क्या मैम पिंपल्स का साइकोलॉजिकल इफेक्ट के साथ एक एक अप्रोच है या एक रिलेशनशिप है? हाँ, डेफिनेटली है. काउंसलिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जैसे आप देखेंगे इट इज अ टीनेज प्रॉब्लम. बच्चों को पता नहीं रहता. समटाइम एक छोटा सा पिंपल्स दिखता है बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर. दे टेक लॉट ऑफ स्ट्रेस. अरे मुझे पिंपल आ गया है, मैं क्या करूँ, मैं ये लगाऊँ, मैं वो लगाऊँ. घर वालों को भी पता नहीं रहता एट दैट टाइम हाउ टू काउंसिल. So this is very very important. As a dermatologist, I feel counseling plays a very important role. Because एक भी पिंपल आया तो मैं कैसे स्कूल जाऊँ, हाँ, मैं कैसे बच्चों में मिक्स हूँ, फिर मुझे बच्चे चिढ़ाएंगे. तो here there is a role of counseling कि नहीं, this is a common problem है, सबको होता है, आपको भी हो रहा है. इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्रीम्स अवेलेबल है, तो आप लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा. उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं रहेंगे. तो घर में भी यही काउंसलिंग होना चाहिए. तो मेरे पास अगर आते हैं तो मैं तो वही काउंसलिंग करती हूँ कि देखो ये पिंपल्स है, अर्ली स्टेज में है, क्रीम आपको लगाना है, ठीक हो जाएगा. मैम डर्मेटोलॉजिस्ट को पिंपल्स होते हैं क्या? क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? तो मैम क्या परहेज लेते हैं? क्या ऐसी लाइफस्टाइल है आपकी जो आपके हिसाब से यंगस्टर्स ने भी उसको फॉलो करना चाहिए? ओके, देखो पिंपल्स तो सबको होते हैं, डॉक्टर हो, एक्टर हो, कोई भी हो जी, है ना जी. पर एक रूटीन फॉलो जरूर करना चाहिए कि जिससे हम उससे बच सके जी, है ना. तो ये रूटीन सबसे इम्पोर्टेंट है ना. रूटीन इन द सेंस एक प्रॉपर क्लींजर यूज करना चाहिए जी, एक प्रॉपर मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, सनस्क्रीन यूज करना चाहिए. पर कैसे, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है. कैसे यूज करेंगे आप जी, है ना. क्योंकि
अगर हम देखेंगे अवर स्किन इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, है ना, 4 प्रकार की स्किन होती है। एक तो नॉर्मल स्किन, नॉर्मल स्किन जो सबको चाहिए होती है ना, इट इज ब्लेमिश फ्री, एकदम सॉफ्ट टू टच, वेलवेटी, ट्रांसपेरेंट, जिसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जो स्किन के जो 3 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस, वो प्रॉपर फंक्शनिंग में रहते हैं, तो एवरीथिंग इज फाइन। तो ये है आपकी नॉर्मल स्किन, उसे आप कुछ भी कोई भी क्रीम लगाएंगे तो वो अच्छे से मेंटेन रहेगा। फिर आपकी होती है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन है तो इसमें सीबम प्रोडक्शन कम होता है, उसके कारण जैसे विंटर में बहुत लोगों को ड्राइनेस का प्रॉब्लम होता है, तो उनको एक्सटर्नली मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत होती है। ये लोग ज्यादा सेंसिटिव होता है, सेंसिटिविटी इनमें देखी जाती है, उनको एलर्जिक रिएक्शन ज्यादा होती है ना। फिर तीसरी स्किन होती है वो है आपकी ऑयली स्किन। तो ऑयली स्किन जिनकी है दे आर मोर प्रोन फॉर एक्ने फॉर्मेशन। तो अभी अगर आपको पता है कि हाँ मेरी स्किन ऑयली है, तो यू हैव टू टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस टू अवॉइड एक्ने, है ना। तो इन लोगों के लिए अलग से मॉइस्चराइजर, अलग से सनस्क्रीन, क्लींजर्स, ये सब अलग होते हैं जी। और 4th स्किन का जो टाइप होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ द स्किन, यानी उसमें ऑयली स्किन रहेगा आपके टी जोन में, फोरहेड, नोज एंड चिन, एंड रेस्ट ऑफ द स्किन विल रिमेन ड्राई। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ योर स्किन यू हैव टू चूज अ प्रॉपर क्लींजर, उसके बाद में अ प्रॉपर मॉइस्चराइजर। तो जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर रहने चाहिए, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर रहने चाहिए। देन अगेन सनस्क्रीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू रिड्यूस दी पिगमेंटेशन ऑफ एक्ने, है ना। तो सनस्क्रीन भी जो भी आप लगाते हैं, मैंने ये भी देखा कि बहुत बार गलत सनस्क्रीन लगाने में आता है और उससे पोर्स ब्लॉक होके पिंपल्स बढ़ जाते हैं। तो यू हैव टू चूज अ राइट प्रोडक्ट्स फॉर योर स्किन। So try to take a help from a dermatologist. So this is more important. मैम मेरे आखिरी के 2 सवाल, एक ये और मैम ये बड़ा गंभीर सवाल है। वो सवाल ये है कि पिंपल्स के कई बार रॉन्ग ट्रीटमेंट या निग्लिजेंस के कारण पिंपल एक स्कार छोड़ देता है, ये सुनने में आता है। क्या मैम ये हकीकत में होता है और क्या वो एक स्कार जो है वो एक लाइफ टाइम स्कार हो जाता है चेहरे पे? राइट। और आपका क्वेश्चन जो पूछा है वो ठीक है, स्कार हो जाता है, बट बिकॉज ऑफ रॉन्ग ट्रीटमेंट मैं ये नहीं कह सकती, बहुत बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग रेमेडीज वी कैन से, है ना। घर पे ही हम कुछ ना कुछ लगाते हैं विच कैन एग्रेवेट द एक्ने, विच कैन लीड टू बिग सिस्ट फॉर्मेशन और नोड्यूल फॉर्मेशन, ध्यान नहीं देते हैं, which can ultimately lead to the scar formation. Scars are like a permanent, है ना। हम उसे कम अभी कर सकते हैं, पर पहले ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। जैसे मैंने बोला कि प्रीवियसली वी यूज्ड टू राइट क्रीम्स एंड टैबलेट जस्ट टू रिड्यूस द एक्ने, उतना ही रहता था। पर नाउ डेज डर्मेटोलॉजी के साथ कॉस्मेटोलॉजी भी जुड़ गया है, तो देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट वी कैन ट्रीट स्कार्स ऑल्सो, बट वही है कि उसकी नौबत ही ना आए। सो दैट्स व्हाई यू टू ट्रीट एक्ने इन द प्रिलिमिनरी स्टेज। माइल्ड स्टेज में ट्रीट कर लो तो स्कार्स नहीं बनेंगे, है ना। प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेते हैं तो स्कार्स नहीं बनते हैं, है ना। तो देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट विच आर अवेलेबल। लाइक स्कार्स के लिए अगर आप देखेंगे तो सब्सिजन करके ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम नीडल डाल के वो स्कार को अपलिफ्ट करते हैं जी। डर्मा रोलर करके ट्रीटमेंट होता है, जिसमें एक रोलर रहता है, जैसे आपने देखा होगा कि रास्ते को एक ये करने के लिए, फ्लैट करने के लिए रोलर घुमाते थे, है ना। तो वैसे स्किन के लिए भी वो स्कार्स जो है उसे एक लेवल में लाने के लिए रोलर ट्रीटमेंट यूज होता है, जिसे हम डर्मा रोलर कहते हैं। देन CO2 लेजर यूज होता है, जिसमें लेजर के थ्रू वो स्किन एक सुपरफिशियल लेयर को रिमूव ही कर देते हैं। पीलिंग ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम रेटिनॉल पील यूज करके स्किन का एक्सफोलिएशन करते हैं, जिससे न्यू स्किन फॉर्म होता है और वो गड्ढे भी भर जाते हैं। बहुत सारी ट्रीटमेंट है, PRP कर सकते हैं, माइक्रोडर्म एब्रेजन कर सकते हैं, माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग और PRP ये अगर कॉम्बिनेशन यूज किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम दे सकते हैं पेशेंट में, स्कार्स काफी हद तक कम हो सकते हैं। जैसे PRP कॉमन ट्रीटमेंट है ना, उसमें हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा सेपरेट करके फिर वो इंजेक्ट करते हैं स्कार्स में, तो उसमें एक और बूस्टिंग इफेक्ट मिल जाता है, तो उससे अपलिफ्टिंग भी हो जाता है, स्कार रिवीजन भी हो जाता है। तो ये सारे बहुत सारी ट्रीटमेंट है, इवन सर्जरीज वी कैन डू, है ना। एक्ने सर्जरीज होती है, जैसे पंच फ्लोटेशन हो गया, पंच ग्राफ्टिंग हो गया,
स्कार रिवीजन हो गया, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अभी अवेलेबल है जो कि पहले के जमाने में नहीं थे। तो इसीलिए इट इज लाइक अ स्कार, इट विल रिमेन फॉर लाइफ टाइम, ऐसे हम सोचते थे, पर नाउअडेज इट इज नॉट लाइक दैट, वी कैन ट्रीट स्कार्स ऑल्सो। मैम, ऑन बिहाफ ऑफ नागपुर का हॉस्पिटल, आई मीन ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल, आप नागपुर के जितने युवा हैं, जितनी महिलाएं हैं, जितने ऐसे लोग हैं जिन्हें पिंपल्स का प्रॉब्लम है, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? ओके, सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर पिंपल्स ना आने के लिए हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका डेली रूटीन प्रॉपरली आपने फॉलो करना चाहिए। जस्ट चूज अ प्रॉपर डेली रूटीन, प्रॉपर क्लींजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, प्रॉपर फेस वॉश, ये सब चीजें प्रॉपरली आपके स्किन के हिसाब से आपने फॉलो करना चाहिए। डोंट जस्ट गो ब्लाइंडली बिहाइंड एनी एडवर्टाइजमेंट कि देखो ये हीरोइन ने ये सब क्रीम्स अप्लाई किए तो मेरा भी स्किन ग्लो कर रहा है, उसका स्किन ग्लो कर रहा है तो मेरा भी करेगा। तो जस्ट डोंट गो ब्लाइंडली, ठीक है। एक डर्मेटोलॉजिस्ट का सलाह लेके प्रॉपरली आपका डेली रूटीन सेट कीजिए। अगर पिंपल्स हो रहे हैं तो उसे अर्ली स्टेज में ही ट्रीट कीजिए, सो दैट यू कैन अवॉइड द कॉम्प्लिकेशंस। और एक दो पिंपल्स है तो उसे पिक नहीं करना चाहिए, पॉप नहीं करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं। देन अगेन फोकस ऑन योर डाइट। अगेन डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप क्या खा रहे हैं, है ना। नाउअडेज आप अगर हम देखते हैं तो लाइफस्टाइल इतना बिगड़ गया है ना। तो बहुत डाइट का भी इसमें वो रहता है, रोल रहता है। तो बहुत ज्यादा शुगरी आइटम जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो, तो ये सारे आइटम्स अवॉइड करने चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए। एंड फॉर हार्मोनल बैलेंस, daily exercise is very very important, yoga is very very important, those who are having hormonal problems and hormone related acne, so all these things are very very important. और जैसे ही पिंपल आए डॉक्टर श्रद्धा महल्ले के पास दौड़ के आ जाना चाहिए। yes this is very important. ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैम, उम्मीद है कि आज जो भी आपने बातें बताई एक्ने के बारे में, पिंपल्स के बारे में, वो बात हमारे व्यूअर्स समझे, ना ही खुद समझे लेकिन शेयर भी करें ताकि बाकी भी समझे। और उम्मीद है कि ये जो प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, जो बढ़ता एक समय था मैम जब 90 के दशक या 90 के एंड 2000 तक आते आते पिंपल एक बहुत बड़ा इशू नहीं था और उसके बहुत ज़्यादा कोई उपचार भी नहीं थे। दाग रह जाते थे और लोगों के साथ वो जिंदगी भर चलते थे। आज आपने बताया कि दाग हटाने की भी, स्कार हटाने की भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है। हाउएवर प्रिकॉशनरी चीज़ें अगर इस्तेमाल करें, अगर ये शो को देखकर समझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्ने और पिंपल से लोग दूर रहेंगे। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें एक्ने के बारे में समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। सुपर। डॉक्टर श्रद्धा महले मैम से बात हुई, मुलाकात हुई दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। मैंने एक टेलीविजन पर एक ऐड देखा था जिसके अंदर में एक महिला कहती है कि दाग अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता दाग अच्छे हैं। दाग कहीं पर भी हो, दाग अच्छे बिल्कुल नहीं लगते, स्पेशली अगर आपके चेहरे पे हो। डॉक्टर श्रद्धा महले, ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल, आपके हर दाग को साफ करने के लिए तैयार है। इसके पहले आप ये बात समझें कि सिर्फ एक टूथपेस्ट लगाकर या चेहरे पर वो पिंपल पे घर के रेमेडीज इस्तेमाल करके या उसको पंचर करके आप अपना ही बुरा कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप ये बात उन तक भी पहुंचाएंगे जिनको पिंपल्स आते हैं और जो पिंपल्स की सही ट्रीटमेंट की तलाश में है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक पिंपल फ्री रहिए और जिंदा रहिए। जय हिंद।